फ्रिक्शनल फोर्स होता है टायर्स के बीच में, ये टायर्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होता है। गाड़ी का वेट नीचे की तरफ होता है और ये रिएक्शन फोर्स दोनों का ऊपर की तरफ होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में जो रिएक्टिव फोर्स जो है R1 और R2 का टोटल mg के बराबर होता है, ठीक है। अब म्यू तो फ्रिक्शन होता है टायर और उसके बीच में, सड़क के बीच में। तो अपन देखते हैं फोर्स जो लगता है फ्रिक्शनल फोर्स, F1 क्या होता है म्यू R1, F2 होता है म्यू R2। तो और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है वो होता है mv²/r। तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा वो सेंटर की तरफ खींचेगा, मगर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा टायर और सड़क के बीच में वो बाहर की तरफ रखेगा उसको, इससे गाड़ी स्किड नहीं होगी। तो जो फोर्स लगता है बेटा एज द फोर्स प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन, तो mv²/r। गाड़ी चलती कैसे रहती है? अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स से फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होंगे तभी तो गाड़ी चलती रहेगी, वरना तो सेंटर की तरफ खिंच जाएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। तो mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स है, उससे ज्यादा ये फ्रिक्शनल फोर्स दोनों ज्यादा होते हैं। इनकी वैल्यू रखती है म्यू R1 म्यू R2, म्यू कॉमन ले लिया R1 + R2, R1 + R2 किसके बराबर होता है? mg के। और mv²1 mm कट जाएगा और r इधर आ जाएगा, v² = म्यू rg और v रूट लगा देंगे म्यू rg। मतलब जो वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी कार कैन गो राउंड, वो रूट म्यू rg से लेस होनी चाहिए विदाउट स्किडिंग, या इनके बराबर हो या इससे कम हो, वरना कार स्किड हो जाएगी। म्यू आर जी, म्यू फ्रिक्शनल कांस्टेंट है ना, आर जो है रेडियस है पाथ की, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है ना। इस डेरिवेशन को यहाँ भी देख सकते हो, देखो जैसे सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू R1 म्यू R2 ये बाहर की तरफ लगेंगे, तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो बैलेंस हो जाने के बाद ये जो F1 और F2 हैं ये बैलेंस कर देंगे किसको? इसको। तो ये दोनों ज़्यादा होनी चाहिए mv²/r से, वरना गाड़ी अंदर खिंच जाएगी। तो म्यू R1 म्यू R2 ये दोनों की वैल्यू अपन ने देख ली। तो म्यू कॉमन लिया R1 + R2, और R1 + R2 किसके बराबर है? ऊपर नीचे, R1 + R2 ऊपर की तरफ है और mg नीचे की तरफ है, तो इसकी जगह मैंने mg रख दिया। तो mm तो कट गए, तो v², ये r इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा v² < rg और v रूट rg, और ये आ जाएगा जो वेलोसिटी है वो रूट rg के बराबर लेस है, इससे कम होनी चाहिए, वरना गाड़ी स्किड हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स की। बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होते हैं बेटा? कि जब भी कोई कार चलती रहती है लेवल कर्व में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टायर्स के बीच में लगते रहते हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस होते रहते हैं, तो कार सर्किल में घूम जाती है। मैंने कहा था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए। इफ द फ्रिक्शनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी को मूव करवा रहे हैं, अगर वो नहीं करवा पाते, नेसेसरी सेंट्रल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, नहीं तो वो सेंटर की तरफ खिंच जाए, तो इसके लिए हमें स्किडिंग रोकने के लिए हमें सड़क को भी थोड़ा ऊपर उठाना पड़ता है। कभी कभी देखा होगा तुमने, सड़क ऊपर हो जाती है, थोड़ा ऊंची बनी हुई होती है, तो बैंकिंग करते हैं उस रोड की, अपन ऊपर उठाते हैं उसको। तो बैंकिंग कितने एंगल से होनी चाहिए, है ना? बैंकिंग ऑफ रोड इज रेज्ड अबव द लेवल ऑफ द इनर एज। देखो रोड को ऊपर उठा देते हैं, तो बेंडिंग कैसे होता है कि कितना एंगल होना चाहिए? बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट राउंड अ कर्व। तो यहाँ बेटा ये देखते हैं, एक साइकिलिस्ट अगर जा रहा है इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर पे तभी टेढ़ी गाड़ी है, सर्किल पे टेढ़ी हो जाती है गाड़ी, देखना कभी आप। तो उसका जो मेन रिएक्शन है वो तो इधर की तरफ यूं टेढ़ा ही होगा ना, आर तो टेढ़ा ही होगा उसका, क्योंकि वो उसकी साइकिल तो यूं है। तो आर के दो कंपोनेंट निकालते, मैंने आपको बताया था, ये आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, ठीक है। और ये नीचे उसका वजन होता है mg, और सेंटर की तरफ mv²r खींच रहा होता है इसको। तो आर कॉस थीटा और mg बैलेंस कर देते हैं, आर साइन थीटा और mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर देते हैं। ये इस तरीके से दिखाते हैं अपन, इस तरीके से आर कॉस थीटा और mg बैलेंस हो गए, और आर साइन थीटा और mv²/r इस तरफ से खींचता है ना, वो इस तरफ खींचता है साइकिलिस्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं। तो अपन ने वैल्यू लगी आर साइन थीटा इज इक्वल टू mv²/r, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, दोनों का अपॉन में कर दें, आर साइन थीटा अपन आर कॉस थीटा, mv²/r और ये mg, तो mm कर देंगे v²/r, ये tan थीटा होता है, इतना एंगल होना चाहिए। Thus for less bending of cyclist, the velocity v should be smaller and radius r should be larger. Velocity कम होनी चाहिए, रेडियस बड़ी होनी चाहिए, तो tan थीटा तभी डिसाइड होगा। लेस बेंडिंग, जितना कम बेंड हो, tan थीटा कितना बेंड हो सकता है, कितना बैंड वो अपनी बॉडी को मोड़ सकता है। बाइक राइडिंग में तुमने देखा होगा, बाइक राइडर्स जो होते हैं सर्किल टर्न लेते वक्त, बाइक राइडिंग मोटोक्रॉस देखना कभी, उसमें बाइक राइडर्स अपने बॉडी को 45 डिग्री एंगल तक मोड़ देते हैं। तो रेडियस बड़ी होनी चाहिए और वेलोसिटी कम होनी चाहिए, इन पर डिपेंड करता है tan थीटा, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना tan थीटा रूट rg के। तो रेडियस ज्यादा होगी तो tan थीटा कम होगा, और वेलोसिटी ज्यादा होगी तो tan थीटा ज्यादा होगा। तो वेलोसिटी कम रखनी है और रेडियस बढ़ा देनी है, तभी tan थीटा सही होगा,
ठीक है, वैसे देख देते हैं कि भाई रोड जो होता है उस तरीके से बैंकिंग एंगल उठाना है ऊपर उसको। ये एच है, ये एल है, तो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, है ना। तो साइन थीटा स्मॉल, जो गलियों में मोटोक्रॉस की तो अलग बात हो गई, जो अपने नॉर्मल रोड्स होते हैं उसमें स्मॉल वैल्यूज होती हैं थीटा की, थोड़ा सा ऊपर उठाना होता है, तो उसमें टेन थीटा और साइन थीटा दोनों बराबर होते हैं। तो टेन थीटा क्या था, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, साइन थीटा पर यहाँ पर ने देखा एच अपॉन एल, तो ये दोनों बराबर होते हैं। अ रोड और ट्रैक कैन बी बैंक करेक्टली ओनली अ पर्टिकुलर स्पीड। एक पर्टिकुलर स्पीड डिसाइड करेंगे वेलोसिटी, तभी अपन बैंकिंग दे पाएंगे। वेलोसिटी अपन बोलते हैं ना कि एक डेफिनेट वेलोसिटी लिखी हुई होती है रोड पे, इतना चलाएं, तो वेलोसिटी अगर कुछ चेंज कर देंगे उससे तो स्किड हो जाएगी गाड़ी, है ना। इफ द स्पीड इज हायर देन द डिजायर्ड वैल्यू द व्हीकल टेंड्स टू स्लिप आउटवर्ड्स द टर्न। अगर स्पीड ज्यादा कर देंगे, वी ज्यादा हो जाएगा और टेन थीटा कम रह जाएगा, तो गाड़ी स्लिप हो जाएगी बाहर की तरफ, ठीक है। बात करते हैं कंडीशन फॉर स्किडिंग कंडीशन। स्किड कब होती है गाड़ी, व्हेन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स। सेंटर की तरफ खींचने वाला फोर्स अगर ज्यादा होगा फ्रिक्शनल फोर्स से, तो गाड़ी खींच जाएगी। तो कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन जो लगता है वो होता है एफ, आर इज इक्वल टू एम जी होता है, रिएक्शन फोर्स और वेट दोनों बैलेंस होते हैं। एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी, ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स। म्यू आर होता है ना, आर की जगह एम जी लगा दिया अपन ने। स्किडिंग के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स से, समझ रहे हो ना। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर म्यू एम जी से ज़्यादा होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स एफ है, इसकी वैल्यू ज़्यादा। तो एम वी स्क्वायर आर, तो वी स्क्वायर आर जी और म्यू, ये एम एम तो कट गया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी कर दिया म्यू, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी किसके बराबर था, टेन थीटा के बराबर था, तो टेन थीटा ग्रेटर देन म्यू। तो व्हेन द टेंजेंट ऑफ द एंगल इज मेकिंग ग्रेटर देन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर एंगल जो है वो ग्रेटर देन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, ये म्यू जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उससे ज्यादा होगा, तो स्किडिंग हो जाएगी। फिर यहाँ अपन देख लें, आर जो होता है वो एम जी के बराबर होता है, आपने देखा है, ये आर जो है वो एम जी के बराबर होता है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो इसके तरफ होता है, तो म्यू एम जी। तो अगर सेंटीमीटर फोर्स ज़्यादा होगा फ्रिक्शनल फोर्स से, तो गाड़ी स्किड हो जाएगी। तो यहाँ पे एम एम तो काट दोगे आप, वी स्क्वायर और जी नीचे ले जाओगे, वी स्क्वायर आर जी और टेन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, आपने देखा टेन थीटा होता है, यहाँ टेन थीटा रख दिया, वी स्क्वायर आर जी, यहाँ टेन थीटा ग्रेटर देन म्यू। अगर जो एंगल है वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट से ज़्यादा होगा, है ना, तो गाड़ी स्किड हो जाएगी, ठीक है। ये आपको आज पढ़ना है पूरा।